हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो इसमें प्रशासन में निर्णय की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। पहला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी जब प्रशासन निर्णय लेते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया सामने आती है, तो उद्देश्यों का निर्धारण। निर्णय प्रक्रिया के प्रथम स्तर में किसी एक समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसके उद्देश्यों को जानना व समझना बहुत आवश्यक है। प्रशासन को अपने कार्यों के संबंध में यह जानना चाहिए कि उसकी क्रियाएं प्रभावशाली हो रही है या नहीं। कार्यों की तुलना उद्देश्य के द्वारा ही की जा रही है या की जा सकती है। ये उद्देश्य इस प्रकार के हो सकते हैं: व्यक्तिगत, संस्थागत उद्देश्यों के में समन्वय स्थापित हो सकते हैं। यानी उद्देश्यों का निर्धारण जो नेतृत्व कर रहा है या जो प्रशासन का जो पदभार संभाल रहा है वो अधिकारी है, तो उनको साथ मिलकर एक तो व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है, एक उनके अधीन जो कार्य कर रहे हैं उनसे सलाह लेकर भी निर्णय ले सकता है संस्थागत, और कभी कभी समन्वय भी बिठा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों उद्देश्य प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया उद्देश्य का निर्धारण बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा है समस्या की व्याख्या करना। समस्या की व्याख्या करना, इसमें निर्णयन प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण समस्या को सही अर्थों में समझने से। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रशासन को ये जानना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या को सही अर्थ में समझ लेने से उन समस्याओं के समाधान खोजने का कार्य भी सरल हो जाता है। चेस्टर आर बर्नार्ड इस संबंध में ये कहते हैं कि समस्या की व्याख्या करने से पूर्व उसके किसी समालोचन तत्व को ज्ञान या ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि समालोचक तत्व ही निर्णय का केंद्र बिंदु होता है। यह वह बिंदु है जहां पर चुनाव किया जाता है, यानी चुनना पड़ता है। हमारा अनुभव यह कहता है कि कई निर्णय केवल इसी कारण से असफल हो जाते हैं कि समस्या के समालोचक तत्व का ठीक से चुनाव नहीं किया जा सकता। यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय कोई व्यक्ति लेता है तो अनेक विकल्पों में से एक कोई निर्णय लिया जाता है, और इस निर्णय में समालोचन उन्होंने देखा नहीं, आलोचना वगैरह सब नहीं देखी और सही ढंग से निर्णय नहीं लिया तो वो असफल हो सकता है। तो सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। निर्णय लेने से कितना प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा लाभ होना चाहिए, ज़्यादा हानि नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार समस्या की व्याख्या करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। अगर समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और सरल तरीके से हमने निर्णय ले लिया तो वो निर्णय असफल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब समस्या की व्याख्या करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तीसरा है समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण, समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा परिभाषा के बाद निर्णयन प्रक्रिया का अगला चरण समस्या का विश्लेषण करना। यदि समस्या बड़ी है तो उसको कई भागों में विभक्त कर लिया जाता है तथा उसके प्रत्येक भाग को विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए समस्या के प्रत्येक भाग का पूर्ण एवं व्यवस्थित अन्वेषण किया जाना जरूरी है। विश्लेषण के लिए संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब समस्या पहले तो व्याख्या की, फिर समस्या का विश्लेषण करना। विश्लेषण में यह कि यदि किसी समस्या में वस्तु, विकल्प या चुनना पड़े विकल्पों में से, तो उसको समस्या का विश्लेषण करना कि ये विकल्प लिया है तो क्या वो सही होगा कि नहीं होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि विश्लेषण करने के बाद कि ये भी हो सकता है कि पहले तथ्य आंकड़ों को एकत्रित करें। समस्या ले कितनी बड़ी समस्या है,
कितनी छोटी समस्या, तो उन आंकड़ों को लेकर निष्कर्ष निकालें, तब जाके समस्या का विश्लेषण होगा। नहीं तो समस्या के व्याख्या करते ही डायरेक्ट निर्णय ले लिया तो आगे समस्या आ सकती है या असफल निर्णय प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन समस्या का विश्लेषण करने के बाद विश्लेषण सबसे राय लेना, वही सबसे क्या कहते हैं वो इनके तथ्य इकट्ठे करना, तथ्यों को इकट्ठा करके तथ्य आंकड़ों को लेकर फिर निष्कर्ष निकालना, कहने का मतलब एक शोध की तरह कार्य करना इसमें, तब जाके निर्णय लेंगे तब निर्णय अच्छा हो सकता है। चौथा है वैकल्पिक साधनों का विकास करना। वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। वैकल्पिक समाधान समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा विश्लेषण करने के बाद निर्णयकर्ता विभिन्न सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे यदि समस्या किसी वस्तु के विक्रय की है तो उसके लिए कई विकल्पों का चुनाव किया जा सकता है। जैसे माल प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाए या मध्यस्थों के माध्यम से या डाक द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय किया जाए। सही निर्णय को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक समाधानों का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। वैकल्पिक समाधानों का विकास करना निर्णय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। अतः प्रशासकों में ये योग्यता होनी चाहिए कि वे वैकल्पिक समाधानों का विकास करें। कहने का मतलब यदि कोई चीज या वस्तु को बेचनी है तो कैसे बेचे? प्रत्यक्ष डायरेक्ट उनको बेचे, या फिर किसी के हाथों दूसरे अप्रत्यक्ष द्वारा दूसरों के हाथों से बेचे, या डाक द्वारा बेचे। कैसे करें, किस हिसाब से ये समाधान का विकास होगा? किसका? वैकल्पिक समाधान का विकास। ये होता रहेगा कि सोचते रहेंगे कि क्या करें और क्या नहीं करें। इस प्रकार से वैकल्पिक समाधान का विकास किया जा सकता है। पांचवा है विकल्पों की चटनी। विकल्पों की चटनी, अभी तो 5 मिनट है ना। विकल्पों की चटनी, इसमें विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करने के बाद इन विकल्पों का निर्णय करने की दृष्टि से मूल्यांकन करना ही निर्णय प्रक्रिया का अगला चरण है। विकल्पों का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। जैसे कि उद्देश्य की प्राप्ति हो गई और उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग हो गया, विकल्पों की लागत कितनी हुई, विकल्पों की उपयोगिता कितनी है, समय कितना गया है, विकल्पों के परिणाम आदि बातों को विकल्पों की चटनी की जाती है। यानी कहने का मतलब छांटना पड़ता है। कैसे? जो उद्देश्य लिए गए उनको अलग अलग रूप में बाहर तो दिए, अब उनकी चटनी करनी पड़ेगी कि उनको अलग करना पड़ेगा कि इन बातों का लिया जाए। इस प्रकार से बच्चों ये विकल्प जो है उनके छांट कर ही आगे हम निर्णय अच्छे से ले पाएंगे। जैसे 10 है विकल्प, 10 में से एक को हटाकर 3 4 रखना, 4 में से 3 में से 2 के बाद 1 को निर्णय लेना, तो वो निर्णय लेगा सही। और 10 में से अचानक 1 ही ले लिया तो विकल्प सही नहीं हो पाएगा, इसलिए चटनी करके फिर बाद में किया जाए। छठा है सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय प्रक्रिया का अगला चरण उन विकल्पों में से है किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। प्रशासकों के अनुभव, प्रयोग, अनुसंधान, विश्लेषण आदि विकल्पों के चुनाव के आधार पर हो सकते हैं और अंतिम निर्णय लेने के पूर्व प्रशासन कई बातों से प्रभावित हो सकता है। तो कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ अच्छा विकल्प कौन सा है? इतने सारे आपके सामने बातें रखी है, लेकिन अच्छा कौन सा है? इनमें से उसका अनुभव महत्वपूर्ण है। निर्णय को लेने में प्रशासन के दैनिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी दैनिक रोज रोज के उनके अनुभव बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है ताकि वो सर्वश्रेष्ठ या अच्छे विकल्प को चुन सके। लेकिन अनुभव के आधार पर ही सदैव निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके लिए
प्रशासकों को चाहिए कि वे संगठनों द्वारा निर्णय के प्रभावों की वास्तविकता तथा कल्पित परिस्थितियों की चयन करें। चुनाव की अनुसंधान और विश्लेषण विधियों की भी कुछ या बहुत अधिक प्रभावशाली विधियां मानी जाए, परंतु इस विधियों का उपयोग वहीं पर किया जाना चाहिए जहां पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है तो उनका चयन बारीकी से करना चाहिए, जो रोज रोज के अनुभव हो और रोज रोज चयन कर सके ऐसा अनुभव होना चाहिए। सातवां है निर्णयों का क्रियान्वयन, यानी सातवां पॉइंट हम निर्णयों का क्रियान्वयन पढ़ेंगे। जब किसी समस्या के समाधान के लिए कोई निर्णय ले लिया जाता है तो अगला चरण उसको कार्य रूप प्रदान करना है। प्रशासन को इस बात और इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि चुनी हुई कार्यविधि सुचारू रूप से लागू की जा सके। निर्णय को जिन लोगों पर लागू किया जा रहा है उसकी सहमति भी उस निर्णय के संबंध में ली जानी चाहिए। कर्मचारियों से कार्य करवाना, उन पर आवश्यक नियंत्रण रखना, निर्णय के लिए संचार व्यवस्था को अपनाना, लोगों को उत्प्रेरित करना तथा समन्वय स्थापित करके निर्णय के प्रभावों को ज्ञात करना आदि सभी कार्य निर्णय क्रियान्वयन के ही अंग है। यानी लोगों को कर्मचारियों के सामने कार्य करवाना, उनसे कार्य करवाना, उनसे राय लेना, उन पर नियंत्रण रखना, उन पर निगरानी रखना और संचार की व्यवस्था करना, जो भी नई नई तकनीकी है संचार वगैरह उनकी व्यवस्था करवाना। तो ये सब कार्य निर्णय के क्रियान्वयन, ये कार्य यानी निर्णय लेने के बाद कार्य किया जाता। कुल मिलाकर सरल भाषा में आपको बता दूं कि निर्णय लेने के बाद जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं निर्णयों का क्रियान्वयन। तो कैसे कार्य किए जाए, कर्मचारी को कार्य करवाना, उसके नियंत्रण रखना, निर्णय के लिए संचार की व्यवस्था करवाना, लोगों को उत्प्रेरित करना, लोगों को कहेंगे कि अच्छा कार्य करना, आपको प्रोत्साहित करने के लिए उनको कहेंगे कि आपको इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, अच्छा कार्य होना चाहिए, पूरे जिले में नाम होना चाहिए, इस तरीके से उनको प्रोत्साहित करेंगे तो फिर बाद में ये निर्णय क्रियान्वयन करके ये निर्णय की प्रक्रिया हो सकता है। आठवां पॉइंट है परिपुष्टि तथा नियंत्रण। परिपुष्टि तथा नियंत्रण, जब किसी निर्णय को कार्य रूप प्रदान किया जाता है तो प्रशासन को चाहिए कि वह उस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करे तथा उससे या उसके संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करे। साथ ही साथ प्रशासन को चाहिए कि वह उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित करे जो निर्णय को कार्य रूप प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। यानी नियंत्रण, परिपुष्ट होने के बाद नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना, फिर बाद में सारी सूचनाएं एकत्रित करना, फिर प्रशासन को चाहिए वो कार्य करवाने पर नियंत्रण रखे। इस तरीके से ये निर्णयों का निर्माण होगा। अब हम प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया के में हर्बर्ट साइमन, इनका क्या प्रक्रिया है? तो बच्चों निर्णय प्रक्रिया में हर्बर्ट साइमन के क्या विचार है, वो निर्णय प्रक्रिया को क्या समझता है, मानव व्यवहार के बारे में वो क्या कहना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख स्तंभों में हर्बर्ट साइमन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उसका जन्म 1916 में अमेरिका में हुआ। 1916 में उनका जन्म हुआ हर्बर्ट साइमन का। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में, विस्कोनिस राज्य में हुआ। 1978 में 1978 में उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे, उसका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में था। उन्होंने प्रबंध को निर्णय के समकक्ष माना। उनके लिए प्रबंध की समस्त कार्रवाई निर्णयन है।
हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव और बिहेवियर निर्णयन प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ माना गया है। उसने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयता के संदर्भ में मानव व्यवहार यानी मानव का व्यवहार का विश्लेषण किया। ये वह केंद्रीय संबंधता है जो संगठन और उसके कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है। प्रशासन क्या है? कार्य कराने की कला। तो कला कब होगी? जब उनका जो कराने वाला, कार्य कराने वाला, उनके नीचे अधीनस्थ है कार्य करने वाले, तो कार्य कराएगा कौन? जो अफसर है या अधिकारी है। तो उनकी कला होनी चाहिए, मानव का व्यवहार होना चाहिए। उनका व्यवहार अच्छा है, खुश भी रखे स्टाफ को, कार्य भी ले उनसे, उनको प्रोत्साहित भी करे, तो कार्य अच्छा हो सकता। तो साइमन कह रहा है कि साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की एक कला है। उन्होंने उस प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया जिसके कार्यवाही सुनिश्चित हो। वह कहते हैं कि प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जो कार्रवाई से पहले किया जाना है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही आधारित होती है। साइमन ने इस ओर ध्यान दिलाया कि इस आयाम को भली प्रकार समझने के अभाव में प्रशासन को अध्ययन अधिकांश रूप में अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि ये संगठन में व्यक्ति के व्यवहार को सुस्थिर करता है। व्यवहारवादी उपागम में कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इससे वही व्यवहारवाद जो परंपरावादी के विरोध में क्रांति हुई थी, वो है व्यवहारवाद आंदोलन, उपागम भी कह सकते हैं इनको। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। साइमन ने इस बात पर बल दिया कि निर्णय से अभिप्राय तथ्य एवं मूल्यों, तथ्यों का उचित योग हो। तथ्य और फैक्ट एंड वैल्यू। तथ्य से अभिप्राय है कि कोई वस्तु क्या है, क्या थी अथवा क्या रही है तथा सच्चाई की अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत मूल्य से तात्पर्य है पसंद की, मूल्य वरीयता की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ये तथ्य पर आधारित नहीं होती। यानी तथ्य तो आंकड़े वगैरह लेना और मूल्य अपनी पसंद का चीजें लेना, अपनी पसंद की कोई भी बात रखना। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्यों वक्तव्यों का परिणाम हो सकता है। बहुत सारे लोगों का लिया गया निर्णय हो सकता है। विकल्प या निर्णय में तथ्य एवं मूल्य दोनों शामिल होते हैं, लेकिन तथ्य मूल्य व्यवहारवादी उपागम ने शामिल नहीं किया गया। उत्तर व्यवहारवादी ने ये तथ्य और मूल्य को लिया गया था। सिर्फ व्यवहारवादी ने सिर्फ तथ्यों को लिया था। ये किसी निर्णय में सम्मिलित नैतिक तथ्यपरक तत्वों को विश्लेषण की कसौटियों को स्पष्ट करते हैं। साइमन ने उदाहरण दिया कि मानो एक सेनापति आक्रमण की पद्धति के बारे में निर्णय करना चाहता है और वह मूल्य वक्तव्य से शुरू करता है। मुझे आक्रमण करना चाहिए, वह मूल्य है या वक्तव्य है। यानी सिर्फ आक्रमण करना ये नहीं, उनका निर्णय होना, निर्णय तो ले लिया मुझे आक्रमण करना है, लेकिन जब ये मूल्य आ जाएगा कि ये सोचेगा उनके पसंद का कि वास्तव में मुझे करना चाहिए, तो वो मूल्य और वक्तव्य है। इसके विपरीत तथ्य वक्तव्य है। अचानक आक्रमण ही सफल हो जाता है। ये तथ्य अनेक पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। इस तथ्य एवं मूल्य संबंधी कथनों को संयुक्त करके करने पर निर्णय संभव होता है। इस प्रकार अनिर्णय तथ्य कथनों एवं मूल्य कथनों से सहयोग का परिणाम है। साइमन के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय तक उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं, परंतु व्यक्ति को छंटनी की प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक ही विकल्प चुनना होता है। बिल्कुल, कोई कह उनसे अच्छे संबंध बनाए, कोई कह रहा है युद्ध करना, कोई कह नहीं ऐसे शांति बनाए रखे, उससे दोस्ती रखे। तो ये इतनी सारी बातें हुई, एक छंटनी करना कि कौन सा उनको करना है, युद्ध करना है कि अच्छे संबंध। तो ऐसे हर बातों के लिए मानव व्यवहार के रूप में ये हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को बताया गया है। साइमन के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं, परंतु व्यक्ति को छंटनी की
प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक ही विकल्प चुनना होता है। साइमन का मत है कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना है। जब कोई समस्या सामने आती है तो उसके विभिन्न विकल्प होते हैं। निर्णयकर्ता को अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें से चयन करना पड़ता है। मानव की बुद्धिमत्ता इसमें से ऐसे विकल्प का चुनाव करे जिसमें अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम हो। पहले भी कहा मैंने कि सकारात्मक परिणाम या लाभ ज्यादा होगा तो वो निर्णय अच्छा है, उसमें नकारात्मक बहुत ही कम हो। इस दृष्टि से किसी निर्णय के 3 तत्व साइमन ने बताए हैं। पहला है समस्या का होना तथा उससे संबंधित सभी विकल्पों से परिचित होना। समस्या क्या है और सारे विकल्प देखने चाहिए। दूसरा है विकल्प के हर परिणाम का ज्ञान होना चाहिए, यानी विकल्प ये लिया तो ऐसा परिणाम हो सकता है। तीसरा है सर्वोत्तम का चयन होना चाहिए, यानी सबसे अच्छे से अच्छे निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण तार्किक और विवेकशील चयन पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तार्किकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये मूल्य की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध है। इस प्रकार से किसी परिणाम का सही अनुमान भविष्य दृष्टिगत की क्षमता होना चाहिए। कहने का मतलब कि सीमित जानकारी के कारण लोग ऐसे विकल्प को चुन लेते हैं जैसे परिपूर्ण न हो, लेकिन साधारणतः ठीक होते हैं। ऐसे निर्णय को साइमन ने संतोषजनक निर्णय कहा है। तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि उससे वो ज्यादा सकारात्मक हो, नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से बच्चों अल्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया की मानव व्यवहार में ये बातें कही है। कल हम पढ़ेंगे निर्णय के प्रकार।